हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस लाइट। साइंस लाइट में हमने सॉलिड स्टेट ऑलमोस्ट 80% खत्म कर लिया था, राइट। अब इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या किया था उसको एक बार हल्का सा रिकॉल करते हैं। उसके बाद आज हमें जो पढ़ना है, ठीक है, आज का जो पोर्शन है वो हल्का हल्का सा ही है, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा लर्निंग का है, थोड़ा सा आपको चीज़ें समझने का है। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या किया था एक बार उसको रिवाइज करते हैं। तो रिवाइज करने में सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था किससे, एफसीसी क्रिस्टल लैटिस से, राइट। तो एफसीसी में हमने बोला था कि ये किस टाइप का है, ये है एबीसी टाइप का, राइट, इस तरह का क्रिस्टल है। ओके, और इसमें हमने क्रिस्टल में जो एटम्स हैं या आयंस हैं, इनकी जो पार्टिकल्स हैं, जो यूनिट सेल्स हैं, जो यूनिट सेल में जो एटम्स हैं उनकी पोजीशन को हमने जस्टिफाई कर लिया था। जैसे मान लो एक यूनिट सेल है, तो उसमें मैंने कहा था कि जो लेयर है ए लेयर कहाँ पर बनाई थी मैंने, ए लेयर मैंने बनाई थी यहाँ डाउनवर्ड्स, राइट। देखो मान लो ये जो ब्लैक वाली है वो क्या है, ए लेयर थी, राइट। फिर उसके बाद मैंने बी लेयर बनाई थी आपके साथ। तो बी लेयर कौन सी थी, बी लेयर मान लो ये वाली थी। कौन कौन सी थी, एक ये वाली थी, ये वाली, एक ये वाली बोल दी, एक ये वाली बोल दी, ठीक है। कौन सा, ये पीछे वाला बोल दिया, ये चलो इसको सामने वाले को बोल दो, ठीक है, सामने वाला। फिर इसी बी में ये वाला कॉर्नर भी आ गया था, ये वाला कॉर्नर भी आ गया था, और ये वाला कॉर्नर भी आ गया था। टोटल मिला के 6 ये हो गए थे। फिर उसके बाद हमारे पास कौन से आए थे, सी लेयर जो थी, सी लेयर को मैं ग्रीन से शो कर देता हूँ। तो सी लेयर में ये वाला पोर्शन आ गया, ये बैक वाला पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है, और एक टॉप वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। तो इसमें छूटा क्या, 1 2 3 4 5, और ये साइड वाला पोर्शन भी आ गया। ओके, तो ये ए हो गई, ये वाली बी हो गई, ये सी हो गई थी। और वापस से हमारे पास जो एक अकेला कॉर्नर लास्ट वाला बचा था उसमें हमने क्या कर दिया था, उसमें हमने ये वाला ए वापस से आ गया था। तो एबीसी हमने बोल दिया था। फिर उसके बाद हमने वॉइड्स की बात की थी। तो हमने कहा था कि जो वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स में हमने कहा था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वॉइड्स में हमने कहा था कि जो एफसीसी होता है ना, एफसीसी क्यूबिक क्रिस्टल में जो 2 तरह के वॉइड्स होते हैं। कौन कौन से वॉइड्स बताए थे आपको, एक तो बताया था टेट्राहेड्रल वॉइड और एक बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल को OH भी लिख लेते हैं और टेट्राहेड्रल को DD भी लिखते हैं, ठीक है। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स थे वो कहाँ पर प्रेजेंट थे, दे आर प्रेजेंट ऑन द डायगोनल्स पे प्रेजेंट थे, ठीक है। डायगोनल्स कौन से, ये वाले, ठीक है। जैसे मान लो ये क्यूब है, ये एक क्यूब है, तो क्यूब के डायगोनल कौन से होते हैं आपको पता ही है, ठीक है। क्यूब का जो डायगोनल होते हैं, मैं यहाँ पर डायगोनल्स बना लेता हूँ आपके सामने, दीज आर द डायगोनल्स। ओके, ये वाले पॉइंट को आपने क्या कर दिया, इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, ये बॉडी डायगोनल है। ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, ये वाला एक बॉडी डायगोनल ये हो गया। इस वाले पॉइंट को इस पीछे वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, ये वाला, और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, ये वाला। तो ये वाले बॉडी डायगोनल से प्रेजेंट है, और हर एक बॉडी डायगोनल पे कितने हैं, 2 हैं। तो टोटल मिला के कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, क्योंकि 2 वॉइड्स इन ईच डायगोनल, ओके। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 जगह थे, ठीक है। एक तो कहां पर थे, एजेस पे थे, एजेस के सेंटर पे, राइट। और दूसरे कहां पर थे, बॉडी के सेंटर पे, ठीक है। तो बॉडी सेंटर का पार्टिसिपेशन मैंने कहा था 1 है, और इसका पार्टिसिपेशन कितना था, 1/4, और ऐसे कितने एजेस होते हैं, 12। तो टोटल मिला के कितना हो गया, ये 4 हो गए, और ये वाले जो हो गए ये तो पूरे 8 ही रहते हैं, क्योंकि जो एजेस होते हैं ना, जो डायगोनल होते हैं वो तो बॉडी के अंदर ही होते हैं, तो पूरा पार्टिसिपेशन उनका रहता है। तो ये भी हमने बात कर ली थी। तो इसी से हमारे पास हमने बोलता है एफसीसी में जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आप कैसे निकालते थे, 2 into टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम जो कि 4 आता था, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो आप निकालते थे वो कितना निकालते थे, Z के बराबर, ठीक है। तो इससे आप ऐसे भी याद कर सकते थे। फिर मैंने कहा था कि जो बॉडी सेंटर होते हैं, बॉडी सेंटर में आपके पास रेगुलर टेट्राहेड्रल वॉइड्स या रेगुलर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। फिर ट्राइगोनल वॉइड्स हमने पढ़े थे। ट्राइगोनल वॉइड्स किस में होते हैं, 2D में होते हैं, जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाता है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो क्यूबिकल वॉइड होता है वो कहाँ होता है, वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता है। इतनी बात हमने की थी। फिर उसके बाद हमने रेडियस रेशियो किया था। अच्छा, रेडियस रेशियो में आपके पास जो ये पॉइंट्स दिए थे मैंने, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स दिए थे, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। जो भी आप ये पढ़ रहे हो ना, इनको आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, प्लस MCQs
MCQs में भी आपको यहाँ पर फंसा सकता है कोई, ठीक है, क्योंकि MCQs में आपको एग्जाम्पल से पूछ लेगा या रेडियस रेशियो से पूछ लेगा या उनके कोऑर्डिनेशन नंबर से पूछ लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आज जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है। ब्रैग्स इक्वेशन सिंपल सी इक्वेशन है। ब्रैग्स इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, जैसे आपको बोला था सबसे पहले, ये क्रिस्टल लैटिस में कहाँ यूज होती है, क्रिस्टल लैटिस में यूज होती है। क्रिस्टल लैटिस में भी कहाँ पर, जैसे मान लो आपके पास एक क्रिस्टल लैटिस है, देखो ये एक क्रिस्टल लैटिस है, लेयर 1 है, ओके, दिस इज लेयर 2 मान लो, ठीक है, दिस इज लेयर 2। तो बेसिकली ये लेयर 1 से लेयर 2 का डिस्टेंस निकालने का काम आती है, ठीक है, मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है, ओके। तो ब्रैग्स इक्वेशन किसने डिराइव की थी, WH ब्रैग और उनके सन, ठीक है, कौन, WL ब्रैग ने, ठीक है। तो इन दोनों ने इसको डिफाइन किया था, याद रखना है, रख लेना, नहीं तो कोई इतना नीड नहीं है। लेकिन ब्रैग्स इक्वेशन होती क्या है, ब्रैग्स लॉ होता क्या है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बोलता है जब भी किसी एक्सरे को, तो कौन सी रे यूज होती है, एक्सरे यूज होती है, एक्सरे को इंसिडेंट करते हैं किसी भी क्रिस्टल सरफेस में। देखो वाई एक्सरे इज यूज्ड, वाई एक्सरे, ठीक है। एक्सरे एक्चुअली होता क्या है ना, जो एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है ये क्या होती है, स्मॉल होती है, राइट। और आपको पता है कि E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा से, कि जिसकी वेवलेंथ E जो एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लैम्डा के। तो अगर वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसकी पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा होगी। देखो आप नहीं तो क्या धूप पे भी खड़े रहते हो ना, धूप पे पेनिट्रेशन होता है लेकिन कम होता है, जो विजिबल रीजन होता है लाइट का उसका पेनिट्रेशन पावर कम होता है एज कंपेयर टू एक्सरेज। क्यों, क्योंकि एक्सरेज की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। दूसरी बात, ठीक है, अगर पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी तो इंटरनल स्ट्रक्चर को आप इजीली देख सकते हो, मशीनरीज के थ्रू इंटरनल स्ट्रक्चर को आप इजीली देख सकते हो। सबसे अच्छा एग्जांपल एक्सरे आप देखते हो, आप जाते हो एक्सरे में, आपके बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती है, इवन जो हड्डियों का स्ट्रक्चर है आपको इजीली विजिबल हो जाता है, तो जो भी आपका फ्रैक्चर होगा वो इजीली दिख जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है उसको इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं इसमें। तो उसमें क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा से इसमें इंसिडेंट किया तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो जिस एंगल से आओगे, भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जिस एंगल से आओगे, ठीक है, जैसे मान लो ये है तो जिस एंगल से आओगे उसी एंगल से जाओगे, ठीक है। तो ये एंगल, अगर मान लो ये एंगल अल्फा है, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है जिस एंगल से आया इट इज रिफ्लेक्टेड बाय विद द सेम एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा एंड इफ पाथ डिफरेंस इज डी। पाथ डिफरेंस का मतलब होता है ये जो दो, एक क्रिस्टल और दूसरे क्रिस्टल के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है। अभी एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, आप उसको टेंशन मत लो। अगर इन दोनों क्रिस्टल के बीच का डिफरेंस डी है तो विच इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, पूरी इक्वेशन इक्वल टू होगी किसके, नंबर ऑफ n वेवलेंथ, n नंबर, होल नंबर n ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विल अकर। तब क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा था ना आपने, जब दोनों ही वेवलेंथ, जो दोनों ही वेव क्या हो जाती हैं, सम हो जाती हैं, और उससे क्या हो जाती है, एक जैसे हमने अपने इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि साई ए वेवलेंथ है, साई बी, और ये क्या हो जाएगा, साई ए प्लस साई बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये साई ए प्लस साई बी कर देंगे आप। मतलब इसमें क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको पता है ना, ये देखो, ये मान लो एक है तो ये भी अगर ऐसी ही है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है इसका। मान लो इसको, इसका साई ए था, ये साई बी था, ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये क्या बना देता है, एक बड़ी सी, ये क्या बना है, साई ए प्लस साई बी बना देता है, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो जाती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो इंटरफेरेंस जो आपस में जुड़ेंगे तो वो एक क्या बोलते हैं, लॉन्गर वेवलेंथ की या लॉन्गर एम्पलीट्यूड की, आपके पास लॉन्गर एम्पलीट्यूड की क्या बनेगी, एक नई वेव बन जाएगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए यहाँ पर जो उन्होंने इक्वेशन दिया है वो क्या है, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, ठीक है। तो ब्रैग्स इक्वेशन बेसिकली क्यों यूज होती है, ब्रैग्स इक्वेशन बेसिकली लेयर 1 और लेयर 2 किसी भी क्रिस्टल की दो लेयर के बीच में कितना डिफरेंस है उसकी बात करते हैं, या एक लेयर और दूसरी लेयर में जो वेव पेनिट्रेट की है उसने सेकेंड लेयर में कितना ज़्यादा पाथ ट्रेवल किया वो निकालने के लिए हो सकता है, या रेडियस निकालने के लिए हो सकता है। अगर आपको डी पता लग गया तो आप इजीली आर भी निकाल सकते हो। अगर आपको रेडियस पता लग गया, जैसे मान लो ये एटम है, राइट, ये एटम है, ये एटम है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है मुझे। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता लग गया डी, तो मैं आर भी इजीली निकाल सकता हूँ,
तो वो निकालने के लिए भी ये चीज़ यूज़ होती है। तो आई होप इतना समझ में आ गया ब्रैग इक्वेशन की यूज़ होती है। ब्रैग इक्वेशन बेसिकली दो क्रिस्टल्स के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए यूज़ होती है। दूसरा कि इसमें बोला जाता है कि अगर कोई एंगल थीटा एंगल से पेनिट्रेट करता है किसी मॉलिक्यूल में तो वो रिफ्लेक्ट भी थीटा एंगल से होगा, और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बननी है तो वो उसमें क्या होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, वेवलेंथ के। तो जो सम होएगा उसका या जो प्रोडक्ट होगा उसका वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा को आप इसको शो करते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो ब्रैग इक्वेशन को डिराइव कैसे किया गया, तो आपके लिए ये वाला डायग्राम आपके लिए सुटेबल होगा। देखो होता क्या है यहाँ, ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें थीटा थीटा लिखा हुआ है, आप ऐसे समझो इसको, मैं इसको ऐसे बताता हूँ आपको। ठीक है, मान लो ये एक लेयर है, दिस इज लेयर ए, या इसको लेयर एक्स मान लो, दिस इज लेयर वाई। इज दैट क्लियर? लेयर एक्स है और ये लेयर वाई, इसमें एटम्स है बहुत सारे, मतलब इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स अरेंज्ड हैं। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारे क्रिस्टल्स अरेंज्ड हैं, और ये क्रिस्टल्स कितने बड़े हैं पता है, ये क्रिस्टल ऐसे हैं। ओके, ये क्रिस्टल ऐसे हैं, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, d है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d है। ये चीज़ समझ में आई? ओके, अब जो d डिस्टेंस है ये हमें निकालना है। तो d डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, दो रेज डाली, एक वो रे जो सिर्फ आउटर सरफेस पे पेनिट्रेट करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, और जो सेकंड लेयर है, जो सेकंड रे हमने डाली वो सेकंड वाली लेयर तक पेनिट्रेट कर जाए। फिर थर्ड वाली तक भी करेंगे तो बात एक ही पड़ जाएगी, लेकिन हमें सेकंड लेयर तक पेनिट्रेट करवाई। अब देखो जरा, यहाँ से यहाँ तक जब ये पेनिट्रेशन हो गया तो हमने इसको क्या कर दिया, आपको पता है यहाँ से अगर मैं एक नॉर्मल बनाता हूँ, आपने भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा ही हुआ है, तो नॉर्मल बनाया, तो नॉर्मल कितना एंगल होता है, ये होता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री है तो ये क्या है, अगर ये थीटा है, ठीक है, अगर ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा। ओके, 90 माइनस थीटा। अब आपने क्या किया, इससे पेनिट्रेट करवा दी इसको, इस वाली जो ये जो है, ये जो B और C की जो लाइन है, ये वाली जो B और C की जो लाइन है, इसको पेनिट्रेट करवा दिया अंदर तक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो गया, तो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी तो 90 डिग्री का एंगल है ना, ये वाला भी तो 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा डिग्री। तो ये थीटा आपको पता लग गया। ठीक है, ये थीटा आपको पता लग गया। मैं इसको बना देता हूँ। देखो हुआ क्या, आपने अगर देखो ये चीज था, ये 90 था, राइट, आपने यहां से पेनिट्रेट किया, ठीक है, तो यहां से ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो ये लाइन ऐसी है। ओके, फिर यहां से आपने दूसरी रे डाली, यहां से आपने इसी के पैरेलल दूसरी रे डाली, तो पैरेलल रे कहां तक ट्रेवल कर रही होगी, यहां तक। तो आपने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये कितना है, थीटा है। ठीक है, अगर ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे डिराइव करूँ, ऐसे आगे ले चलूँ, मतलब ये ऐसे ले चलो इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी दूसरी लेयर होगी ना, यहाँ पर भी दूसरी लेयर होगी, यहाँ पर भी दूसरी लेयर, तो वो पेनिट्रेट करके ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये थीटा है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, देखो 90 ये भी है, 90 ये भी है, देखो 90 ये भी है, क्योंकि नॉर्मल है ना, तो 90 डिग्री ये है, ये सेम एंगल पेनिट्रेट कर रहा है, तो ये कितना हो गया भाई, ये जो एंगल हो गया ये भी 90 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली ये भी कितना हो जाएगा, थीटा आपको निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें बेसिकली तो ये निकालना है ना कि इन्होंने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमें बेसिकली ये निकालना है, ये वाले पॉइंट से B और यहाँ से ये, क्योंकि यही एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, इस वेवलेंथ ने यही एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो ये कितना होगा। तो मान लो ये वाला पार्ट और ये वाला पॉइंट कितना है, ये जो B और ये B डैश है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, D है। ठीक है, तो हमें पता है, हमें D पता है, हमें थीटा पता है, और हमें ये निकालना है परपेंडिकुलर, हमें हाइपोटेन्यूज पता है, हमें थीटा पता है, हमें परपेंडिकुलर निकालना। तो हमें पता है साइन जो थीटा होता है, वो क्या होता है, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इसमें हाइपोटेन्यूज का डिस्टेंस कितना है, साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, और हाइपोटेन्यूज हमें पता है d। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, d साइन थीटा। अगर इतना डिस्टेंस, अगर ये वाला डिस्टेंस, मतलब यहां से लेके इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस d साइन थीटा निकली, तो ये वाली भी कितनी होगी, d साइन थीटा होगी, उससे भी सेम निकालेंगे।
डी साइन थीटा निकाल लेंगे। तो डी साइन थीटा और डी साइन थीटा कितना हुआ, तो टोटल डिस्टेंस जो एक्स्ट्रा ट्रेवल किया लाइट ने सेकंड क्रिस्टल लैटिस में, वो हो गई 2d साइन थीटा, 2d साइन थीटा। और हमने क्या बोला, 2d साइन थीटा जो होगी वो बराबर होगी, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, किसके बराबर होगी, n लैम्डा के बराबर होगी। यही है ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है। देखो ब्रैग्स इक्वेशन अगर आपको समझने में दिक्कत होती है तो ब्रैग्स इक्वेशन आप सिंपली ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत इजी है। ब्रैग्स इक्वेशन बेसिकली बस d फाइंड आउट करने के लिए, अगर आपको ये d पता लग गया ना तो आप इजीली डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया। अब देखो जरा, d हमें पता है, साइन थीटा पता है, n पता है, लैम्डा पता है, तो आपसे कोई भी एक चीज निकाल लेगा। मतलब अगर आपको n लैम्डा d दिया हुआ है तो एक चीज पूछ लेगा, ठीक है। चलो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे इस पर, ठीक है। बोलता है क्वेश्चन जो आपके पास है यहाँ पर, बोलता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज विच प्रोड्यूसेस अ डिफ्रैक्शन एंगल 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास 30 डिग्री। Is that clear? For a crystal, assuming that first order diffraction with interparticle distance in a crystal of 0.2 नैनोमीटर, तो लैम्डा भी आपको दिया हुआ है 0.2 नैनोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं, 0.2 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर आ गया। हमें निकालना क्या है, वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ, यानी लैम्डा निकालना है, लैम्डा हमको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या था, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, n लैम्डा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू डी कितना दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। कैलकुलेट द, ये देखो, द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन विद ये लैम्डा नहीं है, ये इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, ये d है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज 0.2 नैनोमीटर। तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -10 ही कर देता हूँ इसको, ठीक है। 0.2 को इतना क्या लिखना है, ठीक है, 2d। अब साइन थीटा की वैल्यू देखो, साइन थीटा कितना है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, तो यहाँ कितना हो गया, 2 इंटू 1/2 इंटू 10 टू द पावर -10 इज इक्वल टू लैम्डा। तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर लैम्डा, यानी इसको बोल सकता हूँ 2 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इजी है, सिंपल फॉर्मूले में आएगा। इज दैट क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा, ये सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड आएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, हम स्ट्रक्चर ऑफ कुछ आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। देखो आयनिक कंपाउंड हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, सॉलिड ही होते हैं, उनमें प्रॉपर रेगुलर क्रिस्टल अरेंजमेंट होता है, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा, फिर उसमें अगर उसको नाइफ से कट करेंगे तो इक्वल जो फिक्स क्या बोलते हैं क्रिस्टल्स के फॉर्म में कटेंगे वो, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हम अब पढ़ेंगे, किस बेसिस पे, उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे, कि भाई आयंस कैसे अरेंज्ड है, कौन सीसीपी लैटिस में है या कौन बीसीसी लैटिस पे है, कौन वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है, कितने वॉइड्स में रहेगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले आपको किस किस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनके पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट, पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरे रेडियस रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट, रेडियस रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसके आसपास ही घूमेगी कहानी। रेडियस रेशियो के अलावा इसके बाद आपके पास उनके पोजीशनिंग के बारे में पता होना चाहिए, पोजीशन के बारे में, पोजीशन ऑफ एटम्स या आयंस इन लैटिस और इनके वॉइड्स के बीच में भी, इनके वॉइड्स के बीच में भी क्या है, मतलब वॉइड्स कहाँ पर है। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा सर एफसीसी लैटिस का वॉइड कहाँ, कौन कौन सा, तो आपने बोला टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, मैंने बोला किसी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि या तो वो एच पे होगा या तो वो बॉडी के सेंटर पे होगा। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें पता लग जाएंगी, दूसरा इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो भी आप इजीली कर जाओगे। तो ये चीज़ें अगर आपको पता है, और ये चीज़ें कैसे पता होंगी, जब आपको पहले का पता होगा, तो उससे आपको क्रिस्टल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आप इजीली निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आयनिक कंपाउंड्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले कौन सा है, NaCl, ठीक है। NaCl को हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। NaCl को हम क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर एक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वहां पर आपको ये पूरा का पूरा एक क्रिस्टल है, ओके। यहाँ पर आप इसको
8 सेपरेट क्रिस्टल मत मानना, ये पूरा का पूरा एक क्रिस्टल है, बस इसको दिखाने का तरीका ऐसा है। देखो इसमें जो ब्लू वाला है, जो ब्लू वाले डॉट्स हैं क्लोराइड है, और क्लोराइड कहाँ पर प्रेजेंट है, देखो कॉर्नर्स पे, ये जो पूरा क्रिस्टल है उसके कहाँ पर है, कॉर्नर से प्रेजेंट है, देखो कॉर्नर से प्रेजेंट है और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है। यानी यहाँ पर बेसिकली जो क्लोराइड आयन है वो CCP यानी CCP या बोल दो FCC क्यूबिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहा है। अब इसके बारे में, FCC के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दिमाग में कि FCC में क्या क्या होता है। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो सोडियम आयंस हैं, सोडियम आयंस कहाँ कहाँ पर हैं, इनके एजेस के बीच में है। कहाँ कहाँ पर है, एक तो एजेस के बीच में है, देखो एजेस पे है, और एक बॉडी के सेंटर पे भी है। तो आप मेरे को एक बात बताओ कि FCC में एजेस पे क्या कौन सा वॉइड होता है, तो ये बोलेंगे कि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आपको इजीली पता लग जाएगा कि इसमें सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर मैं बात करूँ तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो हमने बोला था सर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है, ठीक है, 8 हो सकता है, कितना हो सकता है, आपको थोड़ा सा उसको जज करना है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसा होता था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसा होता था, ठीक है, राइट। ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमने बोला था ना कुछ ऐसा होता है, ऐसा बोला था। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताया था, बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताया था, ये वाला पॉइंट कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितना हो गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, ठीक है। अगर मान लो वैसे CCP होता, ठीक है, CCP बोल रहा हूँ, क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता या क्यूबिकल वॉइड होता, क्यूबिकल वॉइड, तो क्यूबिकल वॉइड में भाई कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो क्यूबिकल वॉइड सर कैसा होता है, क्यूबिकल वॉइड होता है कि आपने ये बनाया और वो उसके सेंटर पे है, बाकी कॉर्नर से जुड़ा हुआ है, तो कितने कॉर्नर हुए भाई, ये हो गए 8, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। टेट्राहेड्रल वॉइड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 4, ठीक है। ट्राइगोनल वॉइड कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, ट्राइगोनल है भाई 3, ठीक है, अगर लीनियर है तो 2, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब इसमें देखो NaCl हैज क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल मतलब बेसिकली क्यूबिक यूनिट सेल से जहां पर भी आपको CCP दिख जाए ना, तो मतलब क्या है, FCC की बात कर रहा है, फेस सेंटर्ड, इट इज बेस्ट थॉट ऑफ एज फेस सेंटर्ड क्यूबिक एरे ऑफ एनायंस। तो यहाँ पर क्लोराइड आयंस कैसे हैं, FCC पे हैं, ओके, विद इंटरपेनिट्रेटिंग FCC कैटायन लैटिस, ठीक है, उसमें क्या है, कैटायन लैटिस पे प्रेजेंट है। तो सोडियम आयंस ऑक्यूपाइज कौन से, ऑक्टाहेड्रल होल्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होल्स कितने होते हैं, 4 होते हैं टोटल, 4 बताए थे ना कि 1/4 ये तो एजेस वाले हैं, 1/4 में पार्टिसिपेशन किसका था, एजेस का था, इंटू 12 एजेस होते हैं, प्लस 1/1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू, ये तो कट गया 3, तो ये 4 हो गया, तो 4 ये हो गया। और वो FCC था, FCC में क्या था, 4:, FCC में पार्टिसिपेशन कितना निकालते थे, 4 ही निकालते थे, FCC में पार्टिसिपेशन कितना था, 4 था ना, क्या बोलते हैं 1/2 इंटू 6, ये कौन सा था, फेसेस के रहते थे, और 1/8 इंटू 8 ये किसका रहता था, कॉर्नर्स के रहते थे। तो कितना हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, तो दैट इज अगेन 4। तो यहाँ पर रेशियो कितना हो गया, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का रेशियो कितना हो गया, 1:1 का रेशियो हो गया, सिंपल है, ठीक है। कैसे निकालना है ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पार्टिसिपेशन, उनका जो क्या बोलते हैं पोजीशनिंग, ये चीज हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार उसको रिवाइज करके आओ, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, आता है पेपर में इसलिए। नेक्स्ट, NaCl कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई क्लोराइड आयन का, तो क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया 6 है, और सोडियम आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो भी कितना हो गया, 6 और 6 हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टल सीजियम क्लोराइड का। अच्छा, आपको बोला जाए कि रेडियस रेशियो कितना है, रेडियस रेशियो कितना है, तो रेडियस रेशियो अगर आपसे कभी पूछा जाए इस चीज का, निकाल सकते हो रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितने थे रेडियस रेशियो, बताओ, तो 0.414 हमने निकाला था, ठीक है। तो इसके आसपास ही होगा, इसके आसपास होगा, या 0.414 होगा, या 0.428 होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन, ठीक है, लेकिन आपको उसका रेंज पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, सीजियम क्लोराइड। तो सीजियम क्लोराइड में भी आप देखो, सीजियम क्लोराइड में भी आप इजीली वही चीज देख सकते हो, बस यहां पर क्या है कि जो सीजियम है वो कहां पर है, बॉडी के सेंटर पे है, ठीक है। तो यहां पर देख लो, यहां पर भी लगभग सेम ही है, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे CSCl की। तो CSCl में देखो ये कॉर्नर, ये फेस सेंटर पे, ओके, ये फेस सेंटर पे, और ये जो सीजियम आयन है
जो सीजियम आयन है वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, बॉडी के सेंटर पे, ठीक है, वो बॉडी के कहाँ पर है, सेंटर पे। तो आप बोल सकते हो जो आपके पास ये है, ठीक है, द क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट इन द क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन व्हाट, इन एट कॉर्नर, या ऐसे बोलो क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, ठीक है, और सीजियम आयन इज प्रेजेंट एट द सेंटर, सेंटर वाला कौन सा, बॉडी सेंटर। तो इस तरह की क्लोज पैकिंग को हम क्या बोलते हैं सर, इस तरह की क्लोज पैकिंग को हम बोलते हैं सर ये सीसीपी क्लोज पैकिंग है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, ठीक है, सीसीपी क्लोज पैकिंग है, सॉरी सीसीपी नहीं, ये है क्यूबिकल वॉइड है। ये क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, क्यूबिकल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। सीजियम क्लोराइड कौन सा वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, क्यूबिकल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। देखो आप इजीली दिख रहा है सीजियम क्लोराइड में, ठीक है, तो क्यूबिकल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है तो आप इजीली निकाल सकते हो क्यूबिकल वॉइड है सर, सिंपल क्लोज पैकिंग है। तो सीजियम कितना होगा, सेंटर पे है, सीजियम कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ क्यूब पे प्रेजेंट है। तो सेंटर ऑफ क्यूब पे प्रेजेंट है तो सर क्या होगा, यहाँ पर इसका पार्टिसिपेशन तो टोटल 1 हो गया, क्लोराइड आयन कॉर्नर से प्रेजेंट है सर, तो कॉर्नर से प्रेजेंट है तो कितना हो गया इसका पार्टिसिपेशन, 1/8 × 8 हो गया। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये सीजियम और क्लोरीन का ये 1 हो गया, ठीक है, 1:1 का हो गया सीजियम आयन और क्लोराइड आयन का। तो अब दूसरा, अगर मैंने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर, तो दोनों का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, दोनों का 8:8। आप खुद देखो, कोई भी चीज सेंटर पे है, सेंटर ऑफ द क्यूब पे है, ठीक है, अगर सेंटर ऑफ द क्यूब पे है तो वो हर एक कॉर्नर से जुड़ी हुई रहेगी, दूसरी बात, अगर हर एक कॉर्नर से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो कॉर्नर वाला भी सेंटर से, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है, 8 होता है। देखो आप यहां पर से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इस चीज को भी, ठीक है, मैं इसको आपको इसमें बताता हूं। देखो ये वाला कॉर्नर लो, ये वाला कॉर्नर कितने से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, राइट, इससे जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद नहीं सॉरी, कॉर्नर से कैसे जुड़ा होगा, रुको, इसमें ये चीज, ये वाला जो कॉर्नर वाला होगा, ये तो वो है ना क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, तो इसमें क्या होगा, जो कॉर्नर वाला होगा वो किससे जुड़ा होगा, देखो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इससे जुड़ा होगा। देखो ये वाला पॉइंट जो होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 से जुड़ा होगा। कितने से जुड़ा होगा, 8 से जुड़ा होगा। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लो, अगर देखो है तो सीसी है, जब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बना रहा हूं, है तो वो सिंपल सा है, तो वो ऐसा ही है, ठीक है, कि कॉर्नर पे है, ये कॉर्नर पे है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अब सेंटर पे भी सीजियम आ गया। अब सेंटर पे सीजियम आ गया तो सीजियम बड़ा है ना, सीजियम का साइज बड़ा है, तो वो इनको क्या करेगा, जब वो इससे टच है तो ये इसको थोड़ा सा धक्का दे देगा। तो मतलब ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। अब ये एक्चुअल में ऐसा ही स्ट्रक्चर है जैसे मैं बना रहा हूं, बस ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। सिंपल जैसे हम बात करते हैं बीसीसी क्यूबिक यूनिट सेल होता है ना, सेम वैसा ही, बस बीसीसी में जो सेंटर वाला पोर्शन होता है उसमें सीजियम भरा हुआ है। समझ में आई बात, पक्का ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जिंक ब्लेंड। अब जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर आप इजीली देख सकते हो, जिंक ब्लेंड में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि यहां पर फेस भी ऑक्यूपाई हो रहा है। देखो फेस भी ऑक्यूपाई हो रहा है, ये देखो फेस फेस फेस, ठीक है, और ये कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड जैसे नहीं लग रहे, फेस कॉर्नर उसके बीच में, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में भी कुछ चीजें प्रेजेंट। तो यहां पर अगर मैं जिंक ब्लेंड की बात करूं तो सल्फाइड आयन हैविंग क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो आप यहां पर से बोल सकते हो ये जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है ये किसकी है, सल्फाइड S2- की है, S2- की है, S2-, ये S2-, ये जो येलो वाले आपको दिख रहे हैं वो क्या है, S2- है, ओके, ये S2- ठीक है। सल्फाइड आयन क्या है, S2- है। और जो ये जिंक है, जिंक सिर्फ 4 आपको दिख रहे हैं यहां पर, लेकिन जो ये 4 हैं ये टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो यहां पर आप देखो जिंक आयन ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हमें पता था FCC में टेट्राहेड्रल वॉइड 2 × Z के बराबर होते हैं, दैट इज इक्वल टू 8, 2 × 4 दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। और उसका भी आधा कर दिया आपने, उसका भी आधा कर दिया, हाफ तो यानी 4 हो गए, राइट, तो 4 हो गया। अब इस केस में अगर मैं बात करता हूं कि 4 अमाउंट में, ठीक है, 4 तो जिंक है,
अब टेट्राहेड्रल वॉइड में मैंने पार्टिसिपेशन बताया था उसका कि टेट्राहेड्रल वॉइड है, किसी भी क्यूब में अगर टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड में कहाँ प्रेजेंट है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। मतलब बेसिकली वो कहाँ पर प्रेजेंट है, डायगोनल से प्रेजेंट है। ठीक है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, डायगोनल से प्रेजेंट है। एग्जैक्टली वो कहाँ पर प्रेजेंट, डायगोनल्स में। डायगोनल से प्रेजेंट है तो डायगोनल का पार्टिसिपेशन तो पूरा होगा। डायगोनल्स में डायगोनल का पार्टिसिपेशन एक क्यूब में जो डायगोनल होगा वो क्यूब के अंदर ही होगा ना पूरा का पूरा, तो पूरा का पूरा है, तो इसलिए उसका पार्टिसिपेशन पूरा हो गया, फुल पार्टिसिपेशन है। तो 4 हैं तो चारों का पार्टिसिपेशन क्या है, फुल है। दूसरी बात, जो आपके ये हैं FCC है, जो सल्फाइड आयन है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, FCC क्रिस्टल में प्रेजेंट है। सल्फाइड आयन कहाँ पर प्रेजेंट है, FCC क्रिस्टल में प्रेजेंट है। तो FCC में अगर आप देखेंगे तो FCC में पार्टिसिपेशन कितना होता था, 1/3 × 6। ये कहाँ पर है, ये फेसेस वाले का था। ठीक है, अब कॉर्नर वालों का 1/8 × 8, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये चीज 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 + 1 4 हो जाएगा। तो यानी जिंक और सल्फाइड में जो पार्टिसिपेशन का ऑर्डर है वो है 4:4, दैट इज इक्वल टू 1:1। ठीक है, अब देखो एक तरह से समरी की बात कर लेते हैं। तो जिंक सल्फाइड में जो जिंक होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आधे टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है। तो टोटल कितने हुए, 4 ही हो पाए। सल्फाइड आयन FCC में प्रेजेंट होता है तो टोटल कितने हो पाए, 4 ही हो पाए। वो भी FCC का हमने Z की बात की हुई है, FCC में हमने पार्टिसिपेशन ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल निकाला हुआ है, दैट इज 4। ठीक है, तो FCC 4 ही हो गए और जिंक भी कितने 4 ही हो गए। तो टोटल मिला के कितना हो गया आपका 1:1 का रेशियो आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास कैल्शियम फ्लोराइड का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम फ्लोराइड या फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो कैल्शियम फ्लोराइड में अगर आप देखें, ठीक है, तो कैल्शियम आयन ऑक्यूपाई कर रहे हैं FCC क्यूबिक यूनिट से। कैल्शियम आयन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो इसमें आपको ये जो पार्ट आपको व्हाइट दिख रहा है, ठीक है, तो जो व्हाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो बेसिकली है कौन, कैल्शियम आयन है। ये व्हाइट वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है वो क्या है, कैल्शियम जो FCC लैटिस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये FCC ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कौन, कैल्शियम आयन Cl2+। ठीक है, ये कौन है, Ca2+, ये भी Ca2+, जो व्हाइट वाले हैं ये भी कौन सा है, Ca2+। और जो फ्लोराइड आयन है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर आप ये चीज लिख सकते हैं कि जो कैल्शियम आयन है Ca2+ आयन ये कैसा है, ये FCC क्यूबिक क्रिस्टल ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो FCC में आपको पता है 1/3 × 6, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, फेसेस वाले। ठीक है, फिर 1/8 × 8, ये कहाँ पर कौन से प्रेजेंट है, कॉर्नर वाले। ठीक है, तो कॉर्नर वाले कितना हो गया, ये हो गया टोटल 4 हो जाएगा। आप इसको काट लो, 3 × 6, सॉरी यहाँ पर पार्टिसिपेशन तो 2 होता है ना, हाफ होता है, 2 × 3 = 6 और ये 1 हो गया, 4 आ गया। अब फ्लोराइड आयन प्रेजेंट है, फ्लोराइड आयन प्रेजेंट है कहाँ पर, वो प्रेजेंट है टेट्राहेड्रल वॉइड में, ऑक्यूपाइज द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर मैं बात करता हूँ तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते थे भाई, ये होते थे टोटल 8। हमने बोला था ना 2 × Z के बराबर होते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड, आपको पता है FCC में टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं बॉडी डायगोनल्स पे। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी डायगोनल्स पे। और हमें ये भी पता है कि जो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं पर बॉडी डायगोनल पे, ठीक है, मतलब एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड निकाल दिए, टोटल मिला के कितने हो गए, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए। तो यहाँ पर जो Ca2+ और Cl- या F- का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो कितना हो गया, वो हो गया 4:8, दैट इज इक्वल टू 1:2 का रेशियो हो गया, 1:2 का रेशियो हो गया। तो आप इजीली इसको भी निकाल सकते हो, टेट्राहेड्रल वॉइड इन द लैटिस ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड आपने निकाल दिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको पता लग गया। अब यहाँ पर एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर Na2O। ठीक है, अगर मैं Na2O की बात करता हूं, ठीक है, तो सोडियम यहाँ पर उल्टा हो रहा है, वहां पर क्या था, कैल्शियम आयन जो थे, एंटीफ्लोराइड हो गया ना, वहां पर कैल्शियम क्या था, FCC में थे। ठीक है, और फ्लोराइड जो थे वो आपके वॉइड्स में थे। यहाँ पर सोडियम होगा वॉइड्स में और ऑक्सीजन होगा किसमें, FCC में, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो जो आपको ये ब्लू वाले दिख रहे हैं ये है ऑक्सीजन और ऑक्साइड बेसिकली आप बोलेंगे, और जो सोडियम है
वो रेड वाले हैं, ये सोडियम आयन है, ओके, ये एनायन है, बाकी और चीज़ें सब सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा कि जो FCC वॉइड ऑक्यूपाई, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो कौन से हैं, वो ऑक्साइड आयन है, ठीक है। तो इसमें पार्टिसिपेशन कितना होगा, 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 6, तो ये कितना हो गया, ये कॉर्नर का हो गया, ये फेस का हो गया, तो इसमें कितना आ गया, ये 8 आ गए, सॉरी ये 4 आ गए। और जो आपके पास जो वॉइड्स हैं, वॉइड्स भी कैसे वाले, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नॉट ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, सोडियम आयन ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये कितने हैं टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 8 होते हैं, तो 8, तो रेशियो कितना हो गया, सोडियम और ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो गया, 8:4, दैट इज इक्वल टू 2:1। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2:1 का रेशियो आ जाएगा। सिंपल सा तरीका है, आप इजीली कर सकते हो। आप इसमें हर एक कैरेक्टरिस्टिक आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप FCC की वैल्यू भी निकाल सकते हो, हर चीज़ आप निकाल सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट, ऑक्साइड आयन कॉन्स्टिट्यूट, यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑक्साइड आयन कॉन्स्टिट्यूट अ CCP टाइप ऑफ लैटिस and the sodium ion occupies all the tetrahedral voids and sodium ion occupies all the tetrahedral voids. Is that clear? आप इजीली इस चीज को निकाल सकते हो। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटाइट, देखो मैग्नेटाइट है, दिस इज द ओर ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन को यहां से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, तो मैग्नेटाइट ओर है ये, ओके। तो अब मैग्नेटाइट ओर में अगर मैं देखूं तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो Fe3O4 है, मतलब Fe3O4 है, मतलब इसमें FeO.Fe2O3, तब जाके इनका जो मिक्सचर होता है ये बनाते हैं, कौन से मैग्नेटाइट ओर बनाते हैं, ये दोनों रहते हैं इसमें, इस वजह से Fe3O4 बोला जाता है इसको, ठीक है। तो Fe3+ एंड Fe2+ आयन आर प्रेजेंट इन द रेशियो 2:1, ठीक है। तो Fe3+ जो है और Fe3+ है जो ज्यादा रहेगा और Fe2+ जो रहेगा वो कम रहेगा, एंड मे बी कंसिडर्ड एज FeO Fe2O3, ठीक है। अब Fe3O4 जो होता है उसमें ऑक्साइड आयन किस में अरेंज्ड होते हैं, CCP में। तो मतलब जो ये जितने भी आपको ग्रीन वाले दिख रहे हैं, जितने भी आपको यहाँ पर ग्रीन वाले कंपोनेंट दिख रहे हैं, ये है ऑक्साइड आयन, ये कैसे हैं, ऑक्साइड आयन, ये वाला जो पार्ट है ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो ऑक्साइड आयन अगर आपको किस में दिख रहा है, FCC लैटिस में दिख रहा है, तो उसका जो पार्टिसिपेशन होगा ऑक्साइड आयन O2- का होगा, वो कितना होगा, बोलता है ना ऑल द FCC ऑक्साइड आयन आर अरेंज्ड इन CCP, तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 6 अपॉन 1/8 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 4 आएगा, ठीक है। ऑक्साइड आयन का तो निकल गया, लेकिन Fe2+ ऑक्यूपाइज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, Fe2+ जो है, तो Fe2+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो Fe2+ जो है वो कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमने बात की थी दो, एक तो बॉडी सेंटर पे जिसका पार्टिसिपेशन 1 होता है, और एक एज के सेंटर पे, तो उसका पार्टिसिपेशन कितना होता है 1/4 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू, अगेन ये तो 4 आ गया। और जो Fe3+ आयन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हाईली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन रहा है। अब इसको आप जज नहीं कर सकते कि कहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है जी। तो इस चीज को आप थोड़ा सा क्लियर रखना, ठीक है, मैग्नेटाइट में कि जो Fe2+ आयन है वो कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है, और Fe3+ आयन जो है वो सारे के सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है Fe किसमें, किसमें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। सेट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर। देखो स्पाइनल कुछ नहीं होता है, स्पाइनल बेसिकली मिनरल होता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, आप इसको Ab2O4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, Ab2O4, अब ये कुछ भी है, ठीक है, ये कोई भी मेटल हो सकते हैं। तो 4 ऑक्साइड आयन अरेंज्ड इन CCP, 4 ऑक्साइड आयन किस में अरेंज्ड हैं, CCP लैटिस पे हैं। तो आपको इजीली पता है CCP यानी FCC लैटिस की बात हो रही है, तो जो ऑक्साइड आयन है आपको इजीली दिख रहा होगा, ठीक है। और मैग्नीशियम आयन ऑक्यूपाई कर रहे हैं 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी डायगोनल वाला, राइट। और 4 Al3+ आयन इन अ सेट ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये किसमें, एल्यूमिनियम आयन कैसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको अब चीजें क्लियर होनी शुरू हो गई होंगी, क्यों, क्योंकि इसमें ऐसे स्ट्रक्चर्स में आपको पहले का इंपॉर्टेंट है समझना, क्यों, हमने हर चीज पढ़ी हुई है, FCC डिटेल में पढ़ा है, BCC डिटेल में पढ़ा है, CCP डिटेल में पढ़ा है, HCP डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है, फिर वॉइड्स के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो अब जो ये चीजें लिखी हुई हैं, अब आपको उसको सिर्फ दिमाग में रखना है कि ये यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है।
अब इनकी पोजिशनिंग आपको पता होनी चाहिए कि भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी में है तो कहाँ पर होगा, ठीक है। अगर वो बॉडी के सेंटर पे है या एच के सेंटर पे है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, टेट्राहेड्रल वॉइड की बात हो रही है तो ये डायगोनल पे होंगे तो इनका पार्टिसिपेशन क्या होगा, 100% होगा। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज हमने किस किस की बात की, सीजियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, एंटीफ्लोराइड, फ्लोराइड, फिर जिंक ब्लेंड, फिर स्पाइनल स्ट्रक्चर और मैग्नेटाइट की बात की, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अब हमारे पास बचते हैं सिर्फ और सिर्फ डिफेक्ट्स, ठीक है। तो डिफेक्ट्स में भी स्टोइकियोमेट्रिक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, तो उनकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल आप इस चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज करना, जितना हो सके चीज़ों को समझो, ठीक है। सोडियम क्लोराइड कैसा है, सीसीपी है, सीसीपी क्रिस्टल है, ठीक है। सीजियम क्लोराइड कैसा है, वो क्यूबिकल है। फिर जिंक ब्लेंड कैसा है, फिर क्या एंटीफ्लोराइड कैसा है, फ्लोराइड कैसा है, मैग्नेटाइट कैसा है, फिर आपके पास स्पाइनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसमें आपको अगर दिमाग लगा सोचना है, चीज़ों को सोचना है, ठीक है, कि ये चीज़ें कैसी होंगी, तभी आपको वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। इज दैट क्लियर, ठीक है। इसमें देखो फिजिकल केमिस्ट्री में एक चीज़ कॉमन है, रिवीजन 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 रिवीजन, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक में आपको रीडिंग पोर्शन थोड़ा बढ़ाना पड़ता है अपना, लेकिन फिजिकल में आपकी उंगलियां और हाथ चलने चाहिए, तभी आपके स्ट्रक्चर्स प्रॉपर से बनेंगे। अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते हो तो स्ट्रक्चर प्रॉपर बनेंगे, न्यूमेरिकल्स ढंग से होंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने डिफेक्ट्स के साथ। डिफेक्ट्स के साथ ही ये उसमें हल्का फुल्का, फिर उसके बाद शायद 1 या 2, क्योंकि यहाँ तक मेन पोर्शन खत्म हो गया। अब डिफेक्ट से एक क्वेश्चन आता है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बैंड्स होते हैं, जैसे कंडक्शन की बात करते हैं कि भाई कंडक्शन बैंड कैसे होता है, जो ये होते हैं क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई सॉलिड है ना, सॉलिड को तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना बनता नहीं है, लेकिन कैसे कर लेते हैं कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। क्या क्या मिक्सिंग के पैटर्न होते हैं, ठीक है। कभी कभी आपने सुना होगा कि भाई मेटल की मिक्सिंग करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उसकी भी बात करेंगे हम। फिर जो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स होते हैं, ठीक है, आपने देखे होंगे डायमैग्नेटिक है या डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। तो उनकी कंडक्शन पावर की बात करेंगे। फिर डिफरेंट टाइप्स के और भी सॉलिड्स की बात कर लेंगे, ठीक है। मतलब 2 और 3 लेक्चर्स और हैं इसमें, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।